स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, टॉपिक जो अपना चल रहा है क्लास 12th के सब्जेक्ट केमिस्ट्री से विलेन चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 9 लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। और पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे अणुसंख्या गुणधर्म, जिसमें हम पहला अणुसंख्या गुणधर्म वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कंप्लीट कर चुके थे। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, इसे हम पढ़ चुके थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका जो लास्ट रिजल्ट हमारे पास आया था, राउले का नियम लगाने के बाद और विलयन को अत्यंत तनु वेरी डाइल्यूट करने के बाद, विलयन को जब हमने बहुत ज़्यादा तनु कर लिया था, तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल W। मैंने जो स्मॉल w लिया है वो विलेय का द्रव्यमान है। विलेय का द्रव्यमान, आपकी बुक में इसे WB से लिखा है, तो आप अगर इसे WB लिखते हैं तो यहाँ WB आ जाएगा। आपकी बुक में इसे WB से लिखा हुआ है। फिर मैंने स्मॉल m जो लिया वो लिया विलेय का अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान, विलेय का अणुभार। फिर मैंने जो कैपिटल W लिखा वो लिखा विलायक का द्रव्यमान, ग्रामों में मात्रा। विलायक का द्रव्यमान ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, ये दोनों ग्राम में मात्रा है, ग्रामों में मात्रा है। और फिर कैपिटल M जो लिखा है वो है विलायक का अणुभार। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, डेल्टा P अपॉन P0 इक्वल टू WM अपॉन MW। आज जो हम अणुसंख्या गुणधर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो अणुसंख्या गुणधर्म है सेकंड नंबर, अणुसंख्या गुणधर्म क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक उन्नयन यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहली बात तो क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक के बारे में अगर हम कहें तो क्वथनांक वह ताप होता है जो जनरली अपने डिस्कस करते हैं, वह ताप जिस पर कोई भी द्रव जो होता है वो उबलने लग जाता है। जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। क्यों उबलने लगता है वो देखें, क्योंकि इस ताप पर उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है, उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। क्यों उबलने लगता है? क्योंकि इस पर उस द्रव का जो वाष्प दाब होता है, जो वेपर प्रेशर होता है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इस बात को हम अभी क्लियर करें कि क्यों ऐसा कहा गया। ये मान लो मेरे पास कोई द्रव है, द्रव है। अब वातावरण में, वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब है, ये वायु का वायुमंडलीय दाब है जो द्रव पर लग रहा है। द्रव की सतह पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है। जब तक वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहेगा, अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा रहेगा तो ये वायु इसको दबाकर रखेगी। वायु जो है वो इसको दबाकर रखेगी तो ये ऊपर नहीं उठ सकता, ये उबल नहीं सकता। तो वायुमंडलीय दाब अगर ज़्यादा है तो वायु इसको दबाकर रखेगी तो ये उठ नहीं सकता।
यानी अगर इसका वाष्प दाब कम है, द्रव का वाष्प दाब कम है, वाष्प दाब तो है कम, ये छोटे एरो लगाए हैं मैंने, वाष्प दाब तो है कम और वायुमंडलीय दाब है ज़्यादा, तो वायु इसको ऊपर नहीं उठने देगी। अब अपने क्या किया, इसको गर्म किया। जैसे जैसे गर्म करेंगे वाष्प बढ़ेगी, वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, तो वाष्प दाब बढ़ना शुरू हो गया। तो ये एरो मैंने बड़े कर दिए। फिर वाष्प दाब और बढ़ा, जैसे जैसे हम गर्म कर रहे हैं वाष्प दाब बढ़ रहा है, क्योंकि वाष्प बढ़ रही है तो वाष्प दाब बढ़ रहा है। और एक स्थिति ऐसी आ गई जब ये वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो गए, वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर हो गए। इस स्थिति में जो वायु होगी, जो वायुमंडलीय दाब लगा रही है, वो वाष्प दाब के बराबर हो चुका है। वाष्प दाब और वायुमंडलीय दाब बिल्कुल बराबर हो चुके हैं। तो ये वायुमंडलीय दाब जो है वो इस वाष्प को रोक नहीं पाएगा और ये वाष्प इस पात्र से बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, यानी ये द्रव उबलना शुरू हो जाएगा। तो यही हमने लिखा है, जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उसी स्थिति में द्रव उबलने लगता है, क्योंकि अगर वायुमंडलीय दाब ज़्यादा रहेगा तो वो द्रव को उबलने नहीं देगा। तो क्वथनांक क्या है? क्वथनांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि इस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन क्या है? उन्नयन होती है वृद्धि। उन्नयन का मतलब वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ना। उन्नयन का मतलब क्या है? वृद्धि। तो अपने जो विलयन पढ़ रहे हैं वो ठोस द्रव विलयन है। ठोस द्रव विलयन अपने लेकर चल रहे हैं, जिसमें विलायक तो है द्रव, विलायक तो है द्रव और विलेय क्या है? ठोस। विलेय ठोस है। अब उन्नयन का मतलब वृद्धि हो गई, किसमें? क्वथनांक में। क्वथनांक बढ़ गया है। कब बढ़ गया? जब हमने द्रव विलायक में ठोस विलेय मिला दिया। द्रव विलायक में ठोस विलेय मिला दिया। आपको एक साधारण सा एग्जांपल दूं। आप लोग जब चाय बना रहे होते हैं, पानी बॉईल हो रहा होता है, पानी बॉईल हो रहा है, अपने उसमें ठोस विलेय चीनी और चाय पत्ती मिला देते हैं। जैसे ही हम चीनी और चाय पत्ती मिलाते हैं, पानी वापस नीचे सेटल हो जाता है, यानी वो उबलना बंद हो जाता है। अब उसे उबालने के लिए हमें और गर्म करना पड़ता है, यानी ताप बढ़ाना पड़ता है। ताप में होने वाली यही वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। यानी जब भी हम द्रव में ठोस मिलाते हैं तो फिर उसे बॉईल करने के लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा। ताप में होने वाली यही वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। तो जब द्रव विलायक में हम ठोस विलेय मिलाते हैं, द्रव विलायक में ठोस विलेय मिलाते हैं, तो जो विलयन का क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। तो द्रव विलायक में, द्रव यानी वाष्पशील, वाष्पशील विलायक भी कह सकते हैं। द्रव विलायक में ठोस विलेय मिलाने पर, स्टूडेंट अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखें, फिर ये टॉपिक आपको क्लियर होने वाला है। उन सब वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। 10वां लेक्चर है आपका, तो पहले आप 9 लेक्चर देखें, तो ये सारी बातें मैंने बताई हुई है पीछे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी क्लियर होने वाला है। द्रव विलायक यानी वाष्पशील विलायक में ठोस विलेय मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब किसी द्रव विलायक में ठोस विलेय मिलाया जाता है तो जो विलयन का क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि, क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। क्लियर? तो क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक में होने वाली वृद्धि है। कब हुई? जब हमने द्रव विलायक में ठोस विलेय मिला दिया। जैसे देखो, जल का क्वथनांक था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिक्स है ये। तो जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही मैंने उसमें चीनी मिला दी, क्या मिला दिया? चीनी प्लस जल, जल में चीनी मिला दी, तो क्वथनांक हो गया
102 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी पहले जहाँ वो 100 पर उबल रहा था अब वो 100 पर नहीं उबलेगा, मेरे को 2 डिग्री एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा टेम्परेचर। तो क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। तो जो क्वथनांक उन्नयन हुआ है इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड की। तो क्वथनांक उन्नयन कितना है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक उन्नयन है। क्या किया हमने? विलयन के क्वथनांक से विलायक का क्वथनांक कम कर दिया। तो 102 में से 100 कम कर दिया तो मेरे पास क्वथनांक उन्नयन आ गया। क्लियर? तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, लेकिन जब हम उसमें ठोस विलय मिला देते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो क्वथनांक बढ़कर 102 डिग्री हो गया। और कितना बढ़ा? 2 डिग्री बढ़ा। माना विलायक का क्वथनांक Tb है, Tb, बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट। विलायक का क्वथनांक Tb है और विलयन का क्वथनांक T है। आपकी बुक में इसे Tb नोट और इसे Tb कहा गया। वो अपने मानना है, जो मर्जी मान ले। मानना विलायक का क्वथनांक Tb है और विलयन का क्वथनांक T है, तो जो क्वथनांक उन्नयन होगा, क्वथनांक उन्नयन डेल्टा Tb जो होगा विलयन के क्वथनांक से विलायक का क्वथनांक घटाने पर आएगा। तो 102 में से 100 घटाने पर 2 आया है। तो विलयन के क्वथनांक से विलायक का क्वथनांक घटाने पर क्वथनांक उन्नयन का रिजल्ट आ जाता है। यानी क्वथनांक उन्नयन क्या है? क्वथनांक उन्नयन जो है विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक का अंतर है। हम ये भी कह सकते हैं विलयन के क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक का अंतर क्वथनांक उन्नयन होता है। क्लियर? तो जब किसी द्रव विलायक में ठोस विलय मिलाया जाता है तो क्या होता है? विलयन का जो क्वथनांक होता है वो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाता है। क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। तो मानना विलायक का क्वथनांक Tb है और विलयन का क्वथनांक T है, तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा Tb जो होगा वो T माइनस Tb होगा। क्लियर? अब हमें क्वथनांक उन्नयन का ग्राफ बनाना है, आरेख बनाना है। अभी आरेख अगर आपको समझ आ गया तो इसका मतलब आपको क्वथनांक उन्नयन सारा समझ आ गया है। फिर कुछ भी नहीं है क्वथनांक उन्नयन के अंदर, आरेख मेन है। अगर आप आरेख समझ जाते हैं, अब जो आरेख मैं बना रहा हूँ क्वथनांक उन्नयन का, तो फिर आपको सारा टॉपिक आप मान के चलें कि समझ आ गया है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो क्वथनांक उन्नयन का जो आरेख बनाया गया, वाष्प दाब और ताप के बीच, वाष्प दाब और ताप के बीच, वाष्प दाब और ताप के बीच आरेख बनाया गया। तो हमने क्वथनांक पढ़ा था। क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो हमें एक ये लाइन लगाई वायुमंडलीय दाब की। ये लाइन जो है ये वायुमंडलीय दाब को बता रही है। वायुमंडलीय दाब का मान इतना है, वायुमंडलीय दाब का मान इतना है। अब हमने एक टॉपिक पढ़ा था पीछे, वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब में कमी आती है, वाष्प दाब में कमी आती है, यानी विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो हम यहाँ 2 चीज़ें लेकर चलेंगे। एक तो विलायक जल, जैसे जल है, एक विलयन यानी चीनी प्लस जल, एक विलायक और एक विलयन। तो पहले तो वाष्प दाब की बात करें तो विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है। ये विलायक वाला निशान लगाया है मैंने, और ये विलयन। तो देखो विलायक का वाष्प दाब मैंने ज़्यादा दिखाया है और विलयन का वाष्प दाब कम दिखाया है। पहला कॉन्सेप्ट तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि वाष्प दाब जो होता है वो विलायक का ज़्यादा होता है और विलयन का कम होता है। लेकिन अभी देखें तो वाष्प दाब का मान इतना है जो वायुमंडलीय दाब से कम है, क्योंकि क्वथनांक क्या होगा? जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो अभी वाष्प दाब कम है और वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, क्योंकि ये दाब वाली लाइन ये है। तो आप देखें इसका वाष्प दाब इतना है, इसका वाष्प दाब इतना है और वायुमंडलीय दाब इतना है। तो हम चाहते हैं कि वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, यानी हमें इसका वाष्प दाब बढ़ाना है। वाष्प दाब बढ़ाना है तो इसकी वाष्प बढ़ानी पड़ेगी। वाष्प कैसे बढ़ेगी? इसे गर्म करने पर, यानी ताप बढ़ाने पर। तो हम क्या करेंगे? अब ताप बढ़ाना शुरू करेंगे। तो हमने ताप बढ़ाना शुरू किया तो वाष्प भी बढ़ेगी, वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी बढ़ेगा, और यहां आकर वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है। वाष्प दाब
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया है, इसी ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। तो इस बिंदु पर जो ताप है, जो टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर क्वथनांक है। और क्योंकि ये विलायक वाली लाइन है तो ये विलायक का क्वथनांक है टीबी। तो जिस ताप पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसी ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो विलायक का वाष्प दाब जो था वाले वायुमंडलीय दाब से कम था, तो इसे वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें गर्म करना पड़ा तो वाष्प दाब बढ़ा और एक स्थिति ऐसी आ गई जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। इस स्थिति पर जो टेम्परेचर होता है वो क्वथनांक कहलाता है। ये विलायक का क्वथनांक है। मान लो जल होता तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जल होता तो ये होता 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं बात करूं विलयन की, तो अब मैंने विलयन का वाष्प दाब भी कम था वायुमंडलीय दाब से, तो अब मैंने विलयन वाले को गर्म करना शुरू किया तो इसका वाष्प दाब बढ़ेगा और इसका वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते इस स्थिति पर आकर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। तो ये हो गया विलयन का क्वथनांक टी। तो आप देख सकते हैं टी का मान जो है वो टीबी से ज़्यादा है, तो ये हो गया 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन दोनों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, यानी ये वाला जो दोनों का डिफरेंस है, यही क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी है। डेल्टा टीबी, दोनों का डिफरेंस ही डेल्टा टीबी है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो विलयन का क्वथनांक होता है वो विलायक के क्वथनांक से ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। अब मान लो मैं एक और विलयन लेता जिसका वाष्प दाब इससे भी कम होता। वैसे तो ग्राफ इतना ही बनाना है आपने। तो इस ग्राफ से हम क्या देख रहे हैं, वाष्प दाब तो कम था। जब हमने द्रव विलायक में ठोस विलय मिलाया था तो वाष्प दाब में कमी आई थी, लेकिन क्वथनांक में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वाष्प दाब में आई थी कमी, क्वथनांक में हुई वृद्धि। तो वाष्प जो क्वथनांक में वृद्धि हुई है, क्वथनांक में वृद्धि यानी क्वथनांक उन्नयन जो है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। यानी जितना ज़्यादा वाष्प दाब कम होगा क्वथनांक उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। मान लो वाष्प दाब और कम हो जाता, सपोज वाष्प दाब और कम हो जाता जैसे यहाँ किया हमने, तो अब इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें गर्म करना पड़ता। तो आप देख रहे हैं क्वथनांक और बढ़ जाता, ये क्वथनांक और बढ़ जाता। फिर तो वाष्प दाब जितना ज़्यादा कम होता जाएगा क्वथनांक उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। यानी क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। यानी वाष्प दाब जितना ज़्यादा कम हो जाएगा क्वथनांक उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर। तो ये इस ग्राफ से पता लगता है हमारे को। आपको 2 लाइन ही क्लियर करनी है और फिर लिख देना है। ग्राफ से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में अगर कमी आएगी तो क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो डेल्टा टीबी समानुपाती है डेल्टा पी के। अब डेल्टा पी का मान आपने लाना है यहाँ से राउले के नियम से। राउले के नियम से डेल्टा पी का मान लाओ। तो डेल्टा पी बराबर क्या आएगा बताओ। यहाँ से अगर देखें डेल्टा पी बराबर, तो ये पी नोट इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर। तो ये बन जाएगा डेल्टा टीबी समानुपाती पी नोट स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था डेल्टा पी अपॉन पी नोट इक्वल टू डब्ल्यू एम अपॉन एम डब्ल्यू। तो डेल्टा पी का मान यहाँ रखना है आपने। डेल्टा पी का मान तो पी नोट इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये डेल्टा पी की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब आप देखिए डेल्टा, जब आप समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे, तो आप लोग कांस्टेंट लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे। तो मैंने क्या किया, डेल्टा टी बी बराबर के पी नोट या पी जीरो डब्ल्यू एम अपॉन एम डब्ल्यू। तो समानुपाती का निशान हटाकर मैंने नियतांक लगा दिया के। अब जो जो नियतांक है उन्हें हटा दो, जो जो नियतांक है उन्हें हटा दो। क्या क्या नियतांक है इसमें, के नियतांक है, के कांस्टेंट है, पी नोट भी कांस्टेंट है और कैपिटल एम विलायक का अणुभार भी कांस्टेंट ही होता है, नियतांक ही होता है। जैसे जल है, जल का अणुभार 18 होगा। जल का सूत्र क्या है, H2O। H का परमाणु भार 1 होता है तो 2 हो गया, क्योंकि 2 H है, 1 H का 1 तो 2 H का 2 हो गया। O का होता है 16 तो 16 और 2 18, ये चेंज नहीं हो सकता।
विलायक का अणुभार नियतांक होता है, के नियतांक है, P0 नियतांक है, कैपिटल M नियतांक है। तो K, P0 और कैपिटल M को एक बड़े नियतांक से हम हटा देते हैं। K, P0 व कैपिटल M को कैपिटल K से प्रतिस्थापित करने पर, क्यों कर दिया? क्योंकि K भी नियतांक है, P0 भी नियतांक है, कैपिटल M भी नियतांक है। स्मॉल m नियतांक क्यों है, क्यों नहीं है? विलेय का अणुभार क्यों नियतांक नहीं होता? देखो, क्योंकि जब हम विलेय को विलायक में घोलते हैं, जैसे NaCl है, NaCl को हम जल में घोलेंगे तो ये टूट जाएगा किसमें? Na+ और Cl- में। तो यानी पहले हमने Na और Cl को इकट्ठा लिया था, तो Na का परमाणु भार होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो टोटल था 58.5। लेकिन जब हमने इसे जल में डाला तो ये टूट गया, तो इसका जो 58.5 था वो 58.5 नहीं रहा, 23 अलग हो गया, 35.5 अलग हो गया। इसलिए जो विलेय का अणुभार होता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि विलेय या तो अंदर जाके टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा, या अंदर जाके जुड़ जाएगा, संगुणित हो जाएगा। तो विलेय का जो अणुभार होता है वो भिन्न हो जाता है, जिसे हम असामान्य अणुभार के नाम से जानते हैं। असामान्य अणुभार वो आपका अगला टॉपिक है, लेकिन 2021 की परीक्षा के लिए उसे सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए हम असामान्य अणुभार के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो डेल्टा टीबी बराबर के भी कांस्टेंट है, P0 भी कांस्टेंट है, कैपिटल M भी कांस्टेंट है, तो इन्हें एक बड़े कांस्टेंट से हटा दिया गया। तो फिर मैं कहूँगा क्योंकि स्मॉल m को क्यों नियतांक नहीं माना? क्योंकि स्मॉल m या तो वियोजित हो जाएगा या संगुणित हो जाएगा। विलेय या तो वियोजित हो जाता है या संगुणित हो जाता है, जिससे उसका अणुभार जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये टॉपिक इस वर्ष की परीक्षा के लिए हटा दिया गया है। अपलोड मेरे द्वारा किया जाएगा, लेकिन इस वर्ष जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं उन्हें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो असामान्य अणुभार जो है मैं वो आगे चलकर अपलोड करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट होंगे उनको वो रीड करना होगा, लेकिन इस वर्ष वो रीड नहीं करना है। इसलिए अगर मेरे द्वारा आपके एग्जाम से पहले अपलोड कर दिया जाता है वो टॉपिक, तो आपको 2021 की परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो K कांस्टेंट है, P0 कांस्टेंट है, कैपिटल M कांस्टेंट है, तो इनको एक बड़े K से हटा दिया, तो क्या बन गया? डेल्टा टीबी बराबर कैपिटल K W/MW, क्योंकि K, P0 और M को एक बड़े K से हटा दिया तो W/MW बच गया। K क्या है यहाँ? K उन्नयन स्थिरांक है, और डेल्टा टीबी जो है वो क्वथनांक उन्नयन है। K जो है वो उन्नयन स्थिरांक है, K उन्नयन स्थिरांक है, और डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन है। क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन है। अब कई बार उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन पूछ लेता है कि उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन क्या है? देखो, ये जो W है, W क्या है? ऊपर डिस्कस किया था हमने। स्मॉल w क्या है? विलेय का द्रव्यमान। स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। स्मॉल m क्या है? विलेय का अणुभार। तो अब आप देखें, ये जो स्मॉल w है ये विलेय के ग्राम, ये विलेय का अणुभार। तो विलेय के ग्राम बटे विलेय का अणुभार, यानी ये बन गए विलेय के मोल। ग्राम बटे अणुभार को मोल कहते हैं। ये क्या हो गया? विलेय के मोल। ये विलेय के मोल है, ग्राम बटे अणुभार। और कैपिटल W क्या है? कैपिटल W हमने पढ़ा था विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो ये विलायक के ग्राम है, विलायक की ग्राम में मात्रा। तो कैपिटल W विलायक की ग्राम में मात्रा है, और W/M विलेय के मोल हैं। तो मेरे को उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा निकालनी है कि उन्नयन स्थिरांक क्या है। तो मैं क्या करूंगा? देखो, उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन अब मेरे को निकालनी है। तो मैं यहां विलेय के मोल ग्राम बटे अणुभार, माना ग्राम बटे अणुभार बराबर 1 मोल, ग्राम बटे अणुभार बराबर 1 मोल, और कैपिटल W बराबर 1 ग्राम। कैपिटल W को मैंने क्या किया? 1 ग्राम रख दिया। W/M ग्राम बटे अणुभार को 1 मोल रख दिया, कैपिटल W को 1 ग्राम रख दिया।
आपकी बुक में डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, वो थोड़ा टिपिकल मेथड हो जाएगा, लेंथी, समझ नहीं आने वाला जल्दी से। आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, सारे फार्मूले आपके आगे हैं और आपका आंसर बिल्कुल रेडी है एकदम। 1 या 2 मिनट के अंदर आपका आंसर जो है वो यहाँ सोल्व होने वाला है। उस आंसर को आप अपनी बुक से मिला लेना और आपको पता भी लग जाएगा कि वो आंसर आया कैसे है। तो मैंने क्या किया, इसको 1 मोल मान लिया, इसको 1 ग्राम मान लिया। तो जब इसकी वैल्यू 1 मोल रखूंगा, इसको 1 ग्राम रखूंगा, तो डेल्टा टीबी बराबर के आ जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर के। तो अब क्या हुआ, डेल्टा टीबी बराबर के आ गया मेरे पास, यानी उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है। जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उन्नयन स्थिरांक जो होता है वो क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है। यानी क्वथनांक उन्नयन को ही उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। क्वथनांक उन्नयन को ही उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। कब, जब 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है। क्लियर। लेकिन 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में वास्तव में नहीं घोला जा सकता। ये जो हमने लिखा है 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना, ये असंभव है, असंभव है ये चीज। 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोला जा सकता, क्योंकि चीनी है। जैसे मैं चीनी एग्जांपल ले रहा हूं, चीनी के 1 मोल का मतलब है 342 ग्राम चीनी। चीनी का अगर मैं 1 मोल लूं तो 342 ग्राम चीनी होगी, यानी लगभग आधा किलो चीनी होगी। और 1 ग्राम पानी आप समझते हैं 1 या 2 बूंद पानी हो गया। तो 1 या 2 बूंद पानी में मैं क्या 342 ग्राम चीनी घोल सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं घोल सकता। तो ये प्रायोगिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए हम विलायक की मात्रा जो है वो किलोग्राम में कर देते हैं। ये प्रायोगिक रूप से असंभव है। भाई हमने थियोरेटिकली तो चाहे कुछ ही कह दो, हम लोग कह देगी मैं 1 ग्राम पानी के अंदर 1 क्विंटल चीनी घोल दूंगा, तो थियोरेटिकली तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना असंभव है। इसलिए विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेने पर, विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेने पर, तो अब हम क्या करेंगे, विलायक को किलोग्राम में लेंगे। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या था, कैपिटल के स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W। लेकिन इस बार जो कैपिटल W है, कैपिटल W जो है ये ग्राम में नहीं लेकर मैंने किस में ले लिया, किलोग्राम में। ये किलोग्राम में लिया हुआ इस बार। किलोग्राम में क्यों लिया है, क्योंकि 1 मोल विलेय को 1 ग्राम विलायक में घोलना संभव नहीं है, इसलिए विलायक की मात्रा किलोग्राम में ले ली, किलोग्राम में ले लिया। और ये मोल ही है, ये विलेय के मोल है, ये विलेय के मोल हैं। और मोल प्रति केजी, विलेय के मोल बटे विलायक के किलोग्राम, ये सारा कहलाता है मोललता। मोल पर केजी को हम क्या बोलते हैं, मोललता। तो ये मोललता बन गई, मोल पर केजी क्या बन गई, मोललता। तो जब ये मोललता बन गई तो ऐसी स्थिति में उन्नयन स्थिरांक को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। जब ये मोललता बन गई है तो ऐसी स्थिति में उन्नयन स्थिरांक को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। और मोलल उन्नयन स्थिरांक को हम लोग के बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, के बी से। तो यहाँ के बी जो है ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है। के बी, के तो था उन्नयन स्थिरांक, और क्योंकि कैपिटल W को किलोग्राम में लिया तो किलोग्राम में लेते ही ये मोललता बन गई। तो के बी जो है ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यानी डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो कैपिटल W को हमने केजी में लिया तो मोल पर केजी मोललता बन गया। तो मोललता बनते ही हमने के की जगह के बी लिख दिया। के बी जो है वो मोलल उन्नयन स्थिरांक, यानी अपना फाइनल फार्मूला जो बना, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू मोललता। ये फाइनल फार्मूला अपना आ गया, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू
मोललता, इसी से ही आपके न्यूमेरिकल सोल्व होने वाले हैं। अब इस फार्मूले से आप लोग विलेय का अणुभार भी ज्ञात कर सकते हैं, स्मॉल m की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो स्मॉल m अगर आप निकालना चाहते हैं तो डेल्टा टी बी डिवाइड में आ जाएगा, स्मॉल m इधर चला जाएगा, यानी स्मॉल m इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी बी। स्मॉल m इधर आ जाएगा, डेल्टा टी बी इधर आ जाएगा। क्लियर? तो इसके न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मैंने 342 ग्राम कैसे लिखा वो क्लियर कर ले। मैंने कहा 1 मोल में 342 ग्राम चीनी होती है। चीनी का सूत्र होता है C12H22O11, C12H22O11। अब अगर मैं इसका अणुभार निकालूं तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 × 12 144। H का परमाणु भार होता है 1, 1 × 22 22, और O का परमाणु भार होता है 16, तो O कितने 11, 11 × 16 करोगे तो 176। अब इनको टोटल करोगे आप तो 342 आ जाएगा आपके पास, 342। तो अणुभार है 342, और मोल बराबर क्या होता है ग्राम बटे अणुभार। अगर हम मोल निकालना चाहते हैं तो मोल बराबर ग्राम बटे अणुभार। तो मोल कितने माने मैंने 1, तो मोल बराबर ग्राम मेरे को हल करने हैं, अणुभार 342 है, तो ग्राम बराबर मैं करूंगा तो 1 × 342, तो 342 ग्राम आ गए। तो 1 मोल चीनी में चीनी के 342 ग्राम निहित होते हैं, और 342 ग्राम चीनी को 1 ग्राम जल में नहीं घोला जा सकता, इसलिए जल के मात्रा हम किलोग्राम में ले लेते हैं। किलोग्राम में लेते ही ये मोललता बन जाएगी, और मोललता बनते ही उन्नयन स्थिरांक को मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी कह देंगे। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, जो आपकी बुक में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक क्वथनांक उन्नयन। यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि कल सेम टू सेम हिमांक अवनमन जो कि डेरिवेशन बिल्कुल सेम रहेगी, सिर्फ ग्राफ अलग होगा। तो अगर आपको ग्राफिकली मैटर क्लियर हो रहा है, पहले मैंने जो आदर्श और अनादर्श विलयन थे उसको भी बहुत बेहतर तरीके से ग्राफ बनाकर क्लियर किया था। यदि आपको वो सब समझ आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही वीडियो आपके लिए अपलोड होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।